आज मैं सुबह या करीब दोपहर में एक बुज़ुर्ग के पास बैठा हुआ था, तो उनसे एक तथ्य जानने को मिला कि मेरे दादाजी के समय पे उन उस समय वॉच या साइकिल दहेज में मिला करती थी। और साइकिल तो फिर भी समझ आता है कि ठीक है, पर वॉच दहेज मिलना मतलब क्या स्थिति होगी उस समय समाज की, ये इमेजिन करना थोड़ा सा अजीब है। या जो हमारा आज का जीवन है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें बिना सोचे खरीद सकते हैं, उस जीवन के दृष्टिकोण से इस तरह की चीज़ें इमेजिन करना या कल्पना करना थोड़ा सा असहज करता है आपको कि कितना ही पिछड़ापन होगा। आज मैं फिर हमारे फादर साहब के पिताजी लोग के समय पे दहेज बाइक मिला करता था, बाइक मोटरसाइकिल राजदूत वगैरह ये सब, या होंडा, ये सब बाइक मिला करती थी दहेज में। समय बदल रहा है, फोर व्हीलर या ये सब चीज़ें मिल रही हैं दहेज में, पैसा तो मिलते ही आया है दहेज में, तो दहेज में सब चीज़ें मिलती थी। मतलब पूर्वांचल के बैकग्राउंड में मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ और कहीं का मुझे नहीं पता है। मैं बस इसमें अपना सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा, मतलब अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण साझा करूँगा। ये कोई तथ्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, और मैं ये साझा भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अपने पुराने वीडियोस देख रहा था, मुझे देख के बस अच्छा लगा कि हाँ, मैं इसी तरह के वीडियोस बनाना चाहता हूँ, मुझे कोई एडिटिंग नहीं चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों के चलते मैं बना नहीं पा रहा था, तो मैं चाहता हूँ मैं फिर से इसी तरह के, मैं बनाने का प्रयास तो कर रहा था, बैक एंड में चीज़ें बहुत सारी चल रही थी, पर वो फ्रंट एंड में नहीं दिख रहा था। तो अब नो बुलशिट, बस बुलशिट, मतलब बुलशिट क्यों ही बोले, बुलशिट मतलब एक बुल का शिट, तो ये सब हटाइए। और मैं इसमें कोई कट नहीं रखूँगा, चैलेंज यही है इस वीडियो का, ठीक है ना। तो दहेज पे मेजरली मैं आज बात करूँगा। तो मेरे हिसाब से मतलब कई लोग कहते हैं कि दहेज ख़राब है या वगैरह वगैरह, पर मैं ये समझता हूँ ठीक है, हो सकता है दहेज ख़राब होगा, या क्योंकि हमारे समाज में इतने हम अभ्यस्त हैं इस समाज में को दहेज पूछना कि दहेज क्या मिल रहा है या दहेज क्या दिया जा रहा है, कि दहेज एक समस्या दिखती ही नहीं है। जब तक आप खुद उस दहेज के मतलब देने वालों में से ना हो, तब अब तक आपको महसूस नहीं होता। पर उस समय भी बहुत कम समय के लिए महसूस हो रहा था, क्योंकि वो समाज का एक हिस्सा है, आप देंगे आपको मिलेगा टाइप ऑफ। और मुझे दहेज इसलिए भी बुरा नहीं लगता है क्योंकि अगर इस तरीके से देखा जाए तो, अगर मतलब कई लोग ये दृष्टिकोण साझा कर चुके हैं, मेरा अपना या मैं खुद कभी ऐसा नहीं सोचा हूँ कि अगर एक लड़का एक लड़की दहेज दे रही है तो एक लड़का भी तो कम पढ़ी लिखी स्त्री के साथ एडजस्ट कर रहा है। तो मतलब बहुत सारे दृष्टिकोण है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये दृष्टिकोण दहेज को जस्टिफाई करते हैं, या दहेज अपने आप में जस्टिफाइबल है कि नहीं, वो एक अलग आर्गूमेंट है, मैं उधर नहीं आना चाहता हूँ। पर ये दहेज क्यों देना पड़ रहा है, मतलब आमतौर पर समाज में मैं जहाँ तक सुना हूँ या समझा हूँ, लव मैरिज शादियाँ होती है दहेज नहीं देना पड़ता है। तो फिर उस तरह अगर मतलब दहेज एक्चुअली में समस्या है समाज में, तो लोग उस तरह की पद्धति को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। शायद मेरा ये मानना है कि जो लव मैरिज है ना, वो समाज के नियमों को तोड़ता था पहले, या लव मैरिज इज़ इक्वल टू समाज से बाहर होना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ, मैं ऐसी बातें बताऊँगा जो हो सकता है कि आप लोग, कई लोगों को पता हो, कई लोगों को ना पता हो। मैं कुछ जातियों का नाम लूँगा और उनके काम बताऊँगा, ठीक है ना, ये कोई जातिगत बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक डोम का लड़का है, मैं क्यों यहाँ पे डोम बोल रहा हूँ, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। और वो शादी कर लेता है किसी चमार के लड़की से, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। मुझे भी ऐसा भी लगता है, या कुछ लोग का दृष्टिकोण ऐसा भी है कि पहले जातियों में भेद नहीं हुआ करता था, कुछ लोग कहते हैं नहीं भेद हुआ करता था, पर कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने जातियाँ बनाई तो इसीलिए वो डोमिनेट करते थे। पर कौन ही जाति बना के और ख़ुद को गरीब रखना चाहेगा, भिक्षा पे मतलब आश्रित रखना चाहेगा। पर खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, पर ठीक है। तो
डोम का काम होता है बेसिकली जो बांस के पंखे बना करते थे, या बांस के मतलब शादी वगैरह में भी इस्तेमाल में आता था, माड़ो जिसे कहा जाता है, या पलान, मतलब जैसे जो छत बनती थी ना वो डोम बनाता था। मतलब डोम ना हो तो गांव में किसी घर पे छत नहीं होगी, ठीक है ना, इतना समझ लीजिए। चमार का काम होता था मतलब चाम, या मतलब स्किन, जो भी जानवर मर रहा है उसको स्किन को निकाल के, इसको चाम कहा जाता है हमारे तरफ, तो चाम को निकाल के और वो उसके जो भी टूल्स बनाता था, जूता हो गया उस टाइम पे जो भी यूज़ में आता होगा, हो सकता है कुछ हथियार वगैरह में भी आता हो, उसका यूज़ केस तो होगा ही। और मान लीजिए वो शादी कर लेता है तो पहले एक जो, मैं अब चमार की लड़की को मैं सी बोल रहा हूँ और डोम के लड़के को मैं डी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सी डी से शादी कर लिया। सी शुरू से ही अपने फादर साहब को मतलब चाम का काम या स्किन का काम, लेदर का काम करते हुए देखते आइए। ये डी के काम के साथ, जो कि लकड़ियों का काम है, या लकड़ी का नहीं काम है, वो बांस का काम है बेसिकली। बांस में और लकड़ी में फ़र्क इसलिए क्योंकि बांस एक अलग तरह का पौधा है, उसके यूज़ केसेस नॉर्दर्न बेल्ट में भी तो मतलब हर जगह ही है, पर फिर भी नॉर्दर्न बेल्ट में उसका इस्तेमाल ज़्यादा है, पलान में या जो भी हर तरह के कार्यों में उसका इस्तेमाल है। तो उसका काम है कि वो केवल बांस का काम करेगा। डी केवल बांस का काम करेगा, सी केवल स्किन का काम कर रही है। अब इसकी कंपेटिबिलिटी नहीं हो सकती है क्योंकि इसको पता ही नहीं कि वो कब ब्रेक लेता है, डी कब ब्रेक लेता है, कब वो उठता है, कब वो बांस काटने जाता है, किस तरीके से बांस को सुखाता है या जो भी है, इसको पर ये पता है कि हाँ स्किन कैसे काम करता है। तो मे भी ऐसा होता होगा कि रादर देन इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, मतलब इतने सारे कॉम्प्लिकेशन से बचने से अच्छा है कि सी की शादी किसी सी के बिरादरी के ही लड़के से करा दी जाए, ताकि इसको भी पता होगा कि कैसे काम होता है और इसको भी पता होगा, और ये दोनों क्योंकि अपने फादर साहब के साथ कंपेटेबल थी तो इस लड़के के साथ भी कंपेटेबल हो जाएगी। पर अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि भाई ये सी भी मतलब किसी किसी भी कास्ट का व्यक्ति, किसी भी कास्ट का व्यक्ति किसी भी जॉब में हो सकता है, ठीक है। तो और ऐसा मैं कोई जातिगत भेदभाव वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा रॉ वे में एग्जांपल लिया हूँ। अगर ऐसा कुछ ऑफेंड होने वाली बात है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इट इज़ व्हाट इट इज़, मैं कुछ गलत वे में नहीं पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमें। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब के समाज में तो जातियाँ मतलब खासकर शहरों में तो नहीं रेलेवेंस है, गांव की एक बात छोड़ भी दें। पहले क्या होता था कि अगर सी की लड़की डी से शादी कर लेती है तो पूरा गांव सी और डी को बहिष्कृत कर देगा, या एटलीस्ट डी के लड़के को तो बहिष्कृत कर ही देगा। इन दोनों को बहिष्कृत कर दिया। अब मान लीजिए ये दोनों शादी कर लिए, ठीक है, रहने लगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है समाज से। गांव में पहले तो इनको गांव में नहीं रहने दिया जाएगा, गांव के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कहीं किसी के गांव के, पर अभी ये बाहर निकल के जाएंगे कहाँ, दूसरे गांव के ज़मींदार के पास जाएंगे, या किसी शहर, अगर उस टाइम पे जा सकते थे। अगर शहर नहीं जाते हैं, अगर गांव में रहते हैं तो गांव के पास ही कहीं बाहर इलाके में जो किसी गांव की संपत्ति नहीं होती है उस गांव पे या कहीं मंदिर वंदिर के पास रह सकते हैं, ठीक है। अगर इनके बच्चे होते हैं फिर वो पढ़ने कहाँ जाएंगे, कोई शिक्षक इनके बच्चों को अलाउ नहीं करेगा। और मतलब धर्मों में, खासकर हिंदू धर्मों में इसको जातीय संकरा या कुछ ऐसा कहा जाता है, मेरे को क्लियर नहीं पता तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। पर अगर इनके बच्चे को सोसाइटी इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर सोसाइटी में सब इस तरीके से शादी करने लगे, मैं धर्मों पे नहीं ले जा रहा हूँ, बस ध्यान समझिए, एक प्रैक्टिकल या एक यूज़फुल दृष्टिकोण, यूज़फुल तो नहीं कहूँगा, एक अलग दृष्टिकोण, या पता नहीं अलग है भी कि नहीं, ये देखिए ध्यान समझिए। अगर ये दोनों शादी कर लिए, एक एग्जाम्पल सेट होगा कि हाँ ऐसे शादी करके आप रह सकते हैं खुशी खुशी, ठीक है। समाज इनका साथ इसलिए नहीं देगा कि अगर इनके बच्चे भी इस तरीके से शादी करने लगे, जैसे मान लीजिए कारपेंटर की लड़की एक रुई बनाने वाले के साथ, या रुई के काम करने वाले के साथ, या कपड़े का जो काम करता है उसके साथ शादी कर ले, तो बिल्कुल कंपेटेबिलिटी नहीं होगी। और वर्क इज वर्कशिप, तो वर्क ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर मतलब इन द सेंस कि समाज में अव्यवस्था ज़्यादा फैल जाएगी। इसीलिए हो सकता है उस समय के लोगों ने चूज़ किया हो कि नहीं, इंटरकास्ट शादियाँ ही करेंगे, इंटरकास्ट मतलब जाति के अंदर ही शादी करेंगे और उसमें गोत्र वगैरह वाला देख लेंगे, ठीक है। तो ये मतलब एक्सप्लेनेशन, मैं जाति को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पर अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान समझिएगा। अब तो मेजरली टियर 2 सिटी या टियर 3 सिटी तक जातियाँ रेलेवेंट नहीं रह गई हैं। मतलब लोग यहाँ रह गई हैं जिसकी आवश्यकता है नहीं,
प्राउड ले रहते हैं लोग। पर इन द सेंस कि नहीं रह गए हैं तो फिर लव मैरिज सोसाइटी क्यों नहीं अलाउ कर पा रही है? क्योंकि सोसाइटी में साहसी तो नहीं कहूँगा, वो तो खैर अब लोग उभर के आ ही रहे हैं। इन द सेंस कि सोसाइटी को ये जो रिवाज है ना, ये अभी तक जकड़ के रखा हुआ है। इसका हो सकता है सिग्निफिकेंस बहुत जगह ख़त्म हो गया हो, पर रिवाज बिंग रिवाज। तो एक कहानी है ना कि उसमें राजा थे और वो अपने शादी के लिए जा रहे थे, तो उनको रास्ते में एक बिल्ली दिखी तो बिल्ली को मार दिए। तो अगली बार राजा के लड़के की शादी हुई तो राजा एक बिल्ली को ढूंढ के मारे, फिर सबको लगा कि ओहो। और राजा को दहेज अच्छा मिला था तो राजा के लड़के को भी दहेज अच्छा मिला। पर लोगों ने ये नहीं समझा कि अरे वो राजा है तो उनको दहेज अच्छा ही मिलेगा, और इसीलिए गांव में जिनको भी अच्छा दहेज चाहिए होता था वो बिल्ली ढूंढ के मारते थे शादी से पहले। तो जब तक आप कॉजेशन नहीं समझेंगे कि राजा तो भाई बिल्ली मारे नहीं थे, मैंने बोला क्या राजा बिल्ली मारे थे? नहीं, राजा बिल्ली नहीं मारे थे, बिल्ली मरी हुई थी तो उसको उठा के फेंक दिया था साइड में। तो लोगों को लगा कि बिल्ली मारने से दहेज अच्छा मिलता है, ठीक है ना? तो यही बात है। तो लोग वाई में जाते ही नहीं है, क्यूरियोसिटी है ही नहीं लोगों में, पूछने का साहस ही नहीं है। तो फिर वो कहाँ ही क्लैरिटी तक पहुँचेंगे और कहाँ ही आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, तो अरेंज मैरिज का सबसे बेहतर तरीका यही है कि अरे दहेज को ख़त्म करने का सबसे बेहतर तरीका है कि लव मैरिज अलाउ कर दीजिए। और मेरा मानना है, देखिए मैं ये लव मैरिज के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूँ, और मेरे को लगता है कि अरेंज मैरिज खेती से जुड़ा है। खेती से पहले मुझे नहीं लगता होगा कि ये, मुझे नहीं लगता है कि मतलब मैं बहुत जगह पढ़ा हूँ या मतलब पढ़ा हूँ बेसिकली कि लव मैरिज से पहले जब हम हंटर गैदरर हुआ करते तो बहुत सारे, एक महिला या एक पुरुष के बहुत सारे पार्टनर हो सकते थे। इवन दो कुछ प्रैक्टिसेस में, जैसे पांचाली का जो स्टोरी है महाभारत में, मैं किसी के धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ कि एक पत्नी, जो एक औरत जो थी, कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी एक संतान उत्पत्ति के लिए, कि उनको ऐसा लगता था कि कई सारे लोगों के ट्रेट एक पति में एक लड़के में आ जाएंगे, उनका ऐसा मानना था। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। पर मतलब पहले के समय में क्या होता था, जब हंटर गैदरर्स थे तो महिलाएं चूज़ करती थी, महिलाएं चूज़ करती थी लोगों को, महिलाएं चूज़ करती थी पुरुषों को कि किसके साथ रहना चाहेंगी। और जब से एग्रीकल्चर आया तो एग्रीकल्चर में एक स्टेबिलिटी थी, तो महिलाएं, मतलब पुरुष बाहर जाने लगे घर का काम, बाहर का काम करने के लिए। पर उस समय महिलाएं भी जाती थी, पर धीरे धीरे सोसाइटी इवॉल्व हुई, और फिर इवॉल्व क्या हुई कि नहीं हुआ अब उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है? तो मुझे ये भी लगता है कि, और मतलब ऐसे युवल नोआ हरारी हैं, शायद उनकी किताब को मैं पढ़ा नहीं हूँ, पर मैं उनके ऑडियो समरीज को सुना हूँ, तो उसमें कई हद तक पता चला है कि हाँ, इससे पहले, खेती से पहले अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट इतना वाइड स्प्रेड नहीं था। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अरेंज मैरिज आया, मतलब मतलब उसी की शायद किताब में ही है कि खेती आया तो प्रॉपर्टी आया, प्रॉपर्टी आया तो प्रॉपर्टी देंगे किसको? तो भाई कई सारे संबंध होंगे तो कई सारे बच्चे हो जाएंगे, तो उससे बेहतर है कि एक बच्चा होगा, मतलब एक व्यवस्थित शादी होगी, उस व्यवस्थित शादी से एक जो आधिकारिक बच्चा पैदा होगा उसी को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। ये भी मतलब शायद उस किताब में ही है। तो ये भी एक तर्क है, ये भी एक दृष्टिकोण है शादी को लेके। और मैं लव मैरिज उस तरह कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूँ कि देखें, और जैसे बॉलीवुड का लव मैरिज है या बॉलीवुड का प्रेम है, मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, या पिक्चरों की प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, या कहानियों के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस तरह के प्रेम की बात कर रहा हूँ कि जो वाकई में जिस तरीके से प्राकृतिक ढंग से प्रेम होता है, कि एक पुरुष एक महिला के आकर्षण को, मतलब शरीर को देखता है, एक महिला एक पुरुष के समृद्धि को देखती है मेजरली, उसके बाद वो उन एक दूसरे के व्यवहार को देखते हैं, और उसके बाद एक दूसरे के जानते समझते हैं, अगर उनको कंफर्टेबल लगता है तो एक दूसरे के साथ रहते हैं। हो सकता है एक पुरुष को किसी महिला का शरीर अच्छा लगे या उसके साथ बात करके अच्छा लगे, पर उसका व्यवहार सही ना हो तो उसके साथ नहीं रहेगा। पर सच्चाई तो यही है कि एक पुरुष पहले किसी महिला के अंदर उसका शरीर देखता है, उसके बाद उसका व्यवहार देखता है, उसके बाद देखना नहीं चाहिए सब कहते हैं, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। और एक महिला किसी भी पुरुष के अंदर उसकी संसाधनों को देखती है, क्योंकि उसको पता है कि वो एक समय आएगा कि वो कमज़ोर होगी, तो पति उसका खर्च खर्च तो नहीं कहूँगा, उसको ढंग से देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। फिर उसके बहुत सारे आयामों को देखती है, केवल इन दो आयामों नहीं टिकता, पर मेजरली पहला फोकस इस आयाम पे जाता है। मैं बस ये कह रहा हूँ बेसिकली।
तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की शादियाँ हो जिसमें लोग लव मैरिज हो जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिजियोलॉजिकल टेस्ट या अरे मतलब मेडिकल टेस्ट वाले चीज़ों की जगह होगी। आप पहले उस व्यक्ति को जांच ले कि उसको मनोवैज्ञानिक स्तर पे कोई बीमारी या शारीरिक स्तर पे कोई बीमारी नहीं है, अंधे ढंग से ना करें प्रेम। तो मुझे तो दहेज समस्या लग ही नहीं रहा है इस दृष्टिकोण से देखिए तो दहेज समस्या है, वास्तविकता में समाज में एग्जिस्ट करता है। इससे जाने भी गई हैं समाज में, या महिलाएं प्रताड़ित भी हुई हैं, महिलाओं के साथ शोषण हुआ है, उनका दोहन हुआ है, या हम हमारे समाज इन द सेंस कि इस बेल्ट में, जिस बेल्ट में मैं रहता हूँ, इस बेल्ट में आम तौर पे हंसी मजाक में दहेज पूछ लिया जाता है या बता दिया जाता है, या दहेज फ्लेक्स किया जाता है कि दहेज दिया जा रहा है ये या मिला है ये। ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ये गलत है, मतलब वो बात ठीक नहीं है इन द सेंस कि उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पर मेरे हिसाब से इस दृष्टिकोण से देखिए तो अगर पेरेंट्स को एक्चुअल में दहेज प्रॉब्लम लग रही है तो क्यों नहीं लव मैरिज अलाउ कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है लव मैरिज में ज़्यादा कंपेटेबिलिटी होगी। इन द सेंस कि मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी व्यक्ति के केवल स्वरूप या केवल संसाधन दे के प्रेम ना करें, उसके साथ मेरा मानना है कि संबंध तीन तरीकों पे, संबंध किसी भी संबंध का तीन आधार है कि आप उसके साथ उसको सम्मान दें, पहले तो रिस्पेक्ट दें, और उसके बाद उसको सहज करें, और उसको उससे संचार करें, मतलब उसको कंफर्टेबल करें, उससे बात करें, और उससे कुछ भी बात करने में, उससे कुछ भी साझा करने में आप सहज हो, मतलब कुछ भी कहने में आप कंफर्टेबल हो, आपको ऐसा ना लग रहा हो कि अरे मैं कहीं नहीं पा रहा हूँ, या उस तरह की बात ना हो, फिर आप क्या ही बात करेंगे, तो आपका संबंध टिक पाएगा। तो अगर ये है तो आप फिर लव मैरिज में क्या ही बुराई है। और मेरा मानना है कि अरेंज मैरिज से ज़्यादा साझापन होता है एक लव मैरिज में, या जो भी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे को इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस हाँ ठीक है, ये एक दृष्टिकोण था। और मैं चाहता था कि क्योंकि मैं अपने जिस तरह के पुराने वीडियोस को देखता हूँ उसमें भी बहुत सारे कट्स वगैरह हैं, पर मुझे वो सुन के मज़ा आता है। मैं हो सकता है कि मैं आज थोड़ा सा निराश तो नहीं कहूँगा, पर थोड़ा सा डिस्गाइज्ड फील कर रहा था, और मैं जब उनको देखना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा, मैं कहा नहीं मुझे एक बनाना चाहिए। और मैं बैकएंड में बताना चाहता हूँ, मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ, पर जो भी एक व्यक्ति देखता होगा जो मेरे जानने वाला नहीं होगा, मैं किसी जानने वाले को भेजता भी नहीं हूँ, पर देखता होगा तो उसको मैं बताना चाहूँगा कि मैं चाह रहा था कि मैं क्वालिटी वीडियोस प्रोड्यूस करूँ, पर एडिटिंग वगैरह में सीखने का, पर वो मेरा फोर्टे नहीं है ना। वो जो मेरा फोर्टे है कि मैं थोड़ा सा अजीब सोच सकता हूँ, उसको लिखने का प्रयास कर सकता हूँ, उसको बोलने का प्रयास कर सकता हूँ, मुझे ये आता है, मैं इसमें बेहतर होना चाहूँगा। और फिलॉसफी का विद्यार्थी हूँ, मनोविज्ञान पढ़ने में रुचि रखता हूँ, मतलब फिलॉसफी पढ़ने में रुचि ही रखता हूँ बस। तो बस वही सोचता समझता बताता रहूँगा, प्रयास करूँगा यही। और ठीक है, देखेंगे लोग तो अच्छी बात है, नहीं देखेंगे तो और अच्छी बात है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। ये डायरेक्ट अपलोड होगा बिना एडिटिंग के। ये कितना 18 मिनट हो गया, बाय बाय।